पहला क्वेश्चन है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेडिमेंटेशन से, जो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है उससे ये क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर ये बताना है कि सेडिमेंटेशन रेट पे ब्राउनियन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला ऑप्शन है आपका जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो सेडिमेंटेशन को असिस्ट करता है, दूसरा प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, तीसरा इंक्रीज सेडिमेंटेशन और चौथा हैव नो इफेक्ट ऑन सेडिमेंटेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है प्रिवेंट सेडिमेंटेशन। जो पार्टिकल्स का ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो प्रिवेंट करता है सेडिमेंटेशन को। ठीक है, तो एक तरह से सस्पेंशन को स्टेबल बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल दैट इज यूजुअली मॉडिफाइड बाय कॉम्प्लेक्सेशन इज। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्सेशन से है और आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्सेशन ड्रग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पार्टिकल साइज, दूसरा ऑप्शन पार्टिकल शेप, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जो दूसरा ऑप्शन है ये है पार्टिकल शेप। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है वो ड्रग मॉलिक्यूल के पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप और उसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारा द साइटोटॉक्सिक ड्रग सिस्प्लेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपको ये बताना है जो हमारी साइटोटॉक्सिक ड्रग सिस्प्लेटिन है ये किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है आपका चिलेट, दूसरा ऑप्शन है ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स और चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है चिलेट। ठीक है, और ये जो सिस्प्लेटिन है हमारी ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग डॉट 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 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका उसे इंक्रीज करेगी, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज करेगी, तीसरा ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है डिक्रीजेज। जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन केवल उसी का होगा जो कि अनबाउंड फॉर्म में होगी। ठीक है, और वही ड्रग आपके लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी प्रोड्यूस करेगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि कौन सी ड्रग आपके लिए फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है, कौन सी ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वहाँ पे आपके चार ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन होगा बाउंड ड्रग, दूसरा ऑप्शन होगा फ्री ड्रग या अनबाउंड ड्रग और दो ऑप्शन होंगे। तो आपका वहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनबाउंड ड्रग। ठीक है, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो हमारे बॉडी में रिजर्वायर का काम करेगी, स्टोरेज का काम करेगी। ठीक है, और जो ड्रग फ्री होगी वही उस टाइम के लिए हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो ड्रग हमारी प्रोटीन से बाइंड हो चुकी है आखिर उसका क्या होगा। तो देखिए वो एक तरह से ड्रग रिजर्वायर का काम करेगी, हमारी बॉडी में ड्रग स्टोरेज का काम करेगी। ठीक है, जो आपके सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म आती हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो जाके ड्रग स्टोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वहां से रिलीज होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज। आपको यहाँ पर यह बताना है कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये हो सकता है लेकिन आपको यहाँ पर मॉडर्न डेफिनेशन बताना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देन दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेट इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज रिपोर्टेड एज माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जीरो ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और चौथा ऑप्शन है सेकेंड ऑर्डर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हाइड्रोलिसिस की रेट है उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्यू टू हाइड्रोलिटिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिटोरियोरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना है। ठीक है, अब वहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस रोकना होगा तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एडिशन ऑफ बफर्स, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिंग द ड्रग और चौथा ऑप्शन है रिमूविंग ऑफ वाटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है एडिशन ऑफ बफर्स। अगर हम बफर ऐड कर दें वहां पे तो जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी वो कंट्रोल की जा सकती है। अगर ये ऑप्शन आपका ना हो तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर, जो कि हमारे लिए पॉसिबल तो कम है
लेकिन अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जो हैं हमारी वो कंट्रोल की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है जो फार्मास्यूटिकल बफर होते हैं हमारे, उनका पीएच हम किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, किस इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पीएच पार्टीशन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है मिकेलिस मेंसन इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन और चौथा ऑप्शन है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। इसके द्वारा ही हम कैलकुलेट करते हैं पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपके अदर ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है आपका मिकेलिस मेंसन इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, वहां पर एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उसको डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है आपका नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन, पहले भी डिस्कस किया है। इस इक्वेशन का यूज करते हैं हम ड्रग डिजोल्यूशन के डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, कि रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन क्या है उसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फिजियोकेमिकल कॉन्स्टेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ अ ड्रग एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोकेमिकल कांस्टेंट ड्रग की सॉल्बिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पीएच ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है पीकेए ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन है वैलेंसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वैलेंसी। बाय द हेल्प ऑफ वैलेंसी हम ड्रग की सॉल्बिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जो ऊपर के तीन है हमारे पीएच, पीकेए और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनकी वजह से हम ड्रग की सॉल्बिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बफर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा इंक्लूड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ह्यूमन प्लाज्मा में कौन सा बफर सिस्टम होता है, कौन से बफर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कार्बोनेट्स, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसीटेट, चौथा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है बोथ। ठीक है, जो हमारे कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनिक एसिड, ये दोनों काम करते हैं एज अ बफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अ सॉल्वेंट बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट इज नोन एज। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किसी ड्रग की सॉल्बिलिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कोसॉल्बिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है माइसेलर सॉल्बिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है कोसॉल्वेंसी और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोट्रॉपी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है कोसॉल्वेंसी। ठीक है, अगर हम किसी ड्रग की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट, किसी दूसरे सॉल्वेंट सिस्टम को यूज करके, तो वो हमारी कहलाती है कोसॉल्वेंसी। और हाइड्रोट्रॉपी क्या होती है, देखिए जब ड्रग की सॉल्बिलिटी को हम वाटर में ही इंक्रीज करें। ठीक है, ड्रग जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है वाटर में, अगर हम वाटर में ड्रग की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, तो वो कहलाती है हाइड्रोट्रॉपी। और माइसेलर सॉल्बिलाइजेशन क्या है, अगर हम ड्रग की सॉल्बिलिटी किसी सॉल्वेंट सिस्टम में इंक्रीज करना चाहते हैं जो कि वाटर ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं और फिर उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज करें, तो वो कहलाती है माइसेलर सॉल्बिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन अभी आगे मिल जाए इसी में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्बिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस यूजुअली डॉट 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 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी गैसीय सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी सॉल्बिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ गैसेज हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी सॉल्बिलिटी में कैसा परिवर्तन लाती हैं। पहला ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगी सॉल्बिलिटी, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज करेगी, तीसरा ऑप्शन है डज नॉट चेंज और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है डिक्रीजेज। अगर हम गैसीय सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो उनकी सॉल्बिलिटी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल स्टेप फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द टेबलेट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि टेबलेट के केस में हमारे लिए यहाँ पर ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से क्रिटिकल स्टेप हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डिफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन है डिसइंटीग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है डिसोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो टेबलेट है उसे जब हम लेंगे तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं हमारे जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करें। ठीक है, तो आपके करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है बोथ बी एंड सी।
जो डिसेंटीग्रेशन होता है टेबलेट का वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम टेबलेट लेते हैं तो ड्रग डिसेंटीग्रेशन सबसे पहले होता है, इसके बाद में ड्रग का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, तब जाके ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो ये दोनों क्रिटिकल स्टेप हो जाते हैं क्योंकि ये ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रही बात डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिटिकल स्टेप हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following equation is used to determine the drug release from a dosage form? आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस इक्वेशन का हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ ड्रग रिलीज रेट, ठीक है। किसी भी डोजेज फॉर्म से ड्रग किस एक्सटेंट से रिलीज होगी, इसको हम किस इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। पहला ऑप्शन आपका हिगोची इक्वेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन है हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन और चौथा ऑप्शन है हिक्सॉन क्रोवेल क्यूब रूट इक्वेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है हिक्सॉन क्रोवेल क्यूब रूट इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्रग व्हिच मोस्टली बाइंड टू द ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। आपको यहाँ पर यह बताना है कि उस ड्रग का नेचर क्या होगा जो ज़्यादातर बाइंड करे सीरम एल्ब्यूमिन से, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ अगर ड्रग बाइंड कर रही है तो उसका नेचर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका एसिडिक होगी, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल होगी, तीसरा ऑप्शन है बेसिक होगी और चौथा ऑप्शन है नॉन आयनिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है एसिडिक। अगर ड्रग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है तो वो हमारी एसिडिक ड्रग होगी, जो कि ज़्यादातर केस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ इन द रियोग्राम कर्व नो पार्ट इज लीनियर देन विस्कोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। क्वेश्चन आपसे ये रियोलॉजी से पूछा गया है। ये कह रहा है कि अगर रियोग्राम कर्व में कोई भी लीनियर पार्ट नहीं है तो आप विस्कोसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका ओस्टवाल्ड इक्वेशन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रेनॉल्ड इक्वेशन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ओस्टवाल्ड डिवेसल इक्वेशन के द्वारा और चौथा ऑप्शन है न्यूटोनियन इक्वेशन के द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है ओस्टवाल्ड डिवेसल इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रियोग्राम के ऊपर। तो देखिए रियोग्राम एक ग्राफ है जो कि हम प्लॉट करते हैं बिटवीन द शियरिंग स्ट्रेस एंड शियर रेट, ठीक है। जब इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रियोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेल टू सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज। आपको यहाँ पर यह बताना है कि कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा है जो कि शियर स्ट्रेस अप्लाई करने पर वो जेल सिस्टम से सॉल्व सिस्टम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जेल फॉर्म से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका शियर थिकनिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है शियर थिनिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है शियर थिनिंग सिस्टम, ठीक है। अगर जेल से सॉल्व में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगा हमारा शियर थिनिंग सिस्टम, और अगर इसके अपोजिट होता, ठीक है, तो वो होता हमारा शियर थिकनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट जीटा पोटेंशियल। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जीटा पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्पर्स सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल, चौथा ऑप्शन है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शियर प्लेन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, यही एक ऐसा कथन है जो कि हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, द सेल्फ लाइफ ऑफ अ मेडिसिन इज डिफाइंड एज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आपसे कई बार ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या तो ये सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, या तो आपसे एक्सपायरी डेट के बारे में पूछा जाएगा, या फिर T90 जो कि सेल्फ लाइफ का दूसरा टर्म है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि सेल्फ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, दूसरा ऑप्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, तीसरा ऑप्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग और चौथा ऑप्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। ये कहलाता है हमारा T90 या सेल्फ लाइफ ऑफ मेडिसिन। इसी के द्वारा एक्सपायरी डेट जो होती है ड्रग की वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड इन हीमोडायलिसिस इज। आपको यहाँ पर ये बताना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि हीमोडायलिसिस में यूज की जाती है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका सेलोफैन, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज एसीटेट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल एसीटेट
और चौथा ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।